नमस्कार दोस्तों, क्लासिक कहानियों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं आज की कहानी अक्टूबर और जून, जिसे लिखा है ओ हेनरी ने। कहानी एक भावनात्मक प्रेम कहानी है जो प्रेमियों के बीच में उम्र के फासले के विषय पर लिखी गई है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कप्तान ने दीवार पर लटकती तलवार को बड़ी उदास निगाहों से देखा। पास की अलमारी में उसकी धुंधली पड़ चुकी वर्दी पड़ी थी, मौसम और सेवा के कारण दागी और छिन्न भिन्न। कितना अरसा बीत गया, लगता है उन युद्ध के चेतावनी संकेतों के बाद। और अब अपने देश के संकट काल के समय अपनी योग्यता का प्रमाण देने वाला ये अनुभवी कप्तान एक औरत की मद भरी आंखों और मुस्कुराते होठों के आगे संपूर्ण समर्पण मात्र बनकर रह गया था। वे अपने शांत कमरे में बैठा था और उसके हाथ में उस औरत का पत्र था जो उसे अभी अभी मिला था। वही पत्र जिसने उसकी निगाहों में उदासी भर दी थी। उसने उस मारक पैरे को एक बार फिर पढ़ना शुरू किया। आपके इस आदर को जो आपने अपनी पत्नी बनने का आमंत्रण देकर मुझे बख्शा है, अस्वीकार करते हुए मैं महसूस करती हूँ कि मुझे सब कुछ खुले मन से कहना चाहिए। इस अस्वीकार का मेरी नज़र में जो कारण है वह है हमारी उम्र में इतना बड़ा फ़र्क। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी शादी सफल नहीं हो पाएगी। मुझे इस बात को लिखते हुए सख्त अफसोस हो रहा है, लेकिन मेरा विश्वास है कि सही कारण बताने की मेरी इस ईमानदारी की आप दाद ज़रूर देंगे। कप्तान ने आह भर ली और अपना सिर अपने हाथ पर झुका लिया। सच है, उनकी उम्र के दरमियान कई बरस थे, लेकिन वह शक्तिशाली और कठोर था। उसका मान था, उसके पास दौलत भी थी। क्या उसका प्यार, उसकी देखभाल और उसकी क्षमताएं भी उससे उम्र का सवाल न भुलवा पाएंगी? और फिर उसे इस बात का पक्का यकीन था कि वे उसका ख्याल करती थी। 2 घंटे बाद जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष के लिए वह तैयार खड़ा था। उसने टेनेसी के प्राचीन दक्षिणी नगर की गाड़ी पकड़ी। वह वहीं रहती थी। जब कप्तान उस पुरानी हवेली के द्वार के भीतर घुसकर बजरी के रास्ते पर आगे बढ़ा, तब थियोडोरा डेमिंग सीढ़ियों पर बैठी गर्मी की उस सुहानी शाम का आनंद ले रही थी। वे कप्तान से ऐसी मुस्कुराहट लिए हुए मिली जिसमें किसी तरह की परेशानी नहीं छुपी थी। मुझे आपके आने की उम्मीद नहीं थी, थियोडोरा बोली, पर अब जब आप आ ही गए हैं तो आप मेरे पास बैठिए। क्या आपको मेरा पत्र नहीं मिला? मिला था, और उसी के लिए मैं आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ थियो, अपने जवाब पर एक बार फिर विचार कर लो। नहीं करोगी क्या? नहीं नहीं, उसने कहा और अपना सिर हिलाया। अब उसका सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ, लेकिन शादी से बात नहीं बनेगी। मेरी उम्र और आपकी उम्र। पर मुझसे अब फिर वही मत कहलवाइए, मैंने पत्र में लिख ही दिया है। कप्तान का मुख लाल हो गया। थोड़ी देर के लिए वे खामोश रहा और शाम के धुंधलके में घूरता रहा। सच है, भाग्य और काल पिता ने उसके साथ बड़ा दगा किया था। उसके और उसकी खुशी के बीच मात्र कुछ बरस अटक कर रह गए। थियोडोरा का हाथ नीचे की ओर खिसका और उसके भूरे हाथ में जाकर फंस गया। आखिरकार उसे उस भाव की अनुभूति तो हुई जो प्यार से इतना ज़्यादा संबंध है। इतनी गंभीरता से मत लीजिए इसे, वे विनम्र स्वर में बोली। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने इस पर अपने आप बड़ा तर्क वितर्क किया है। एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने आपसे शादी नहीं की, सो अच्छा ही हुआ। हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये शादी भली महसूस हो, लेकिन ज़रा सोचिए, कुछ ही बरसों बाद हमारी रुचियाँ कितनी भिन्न हो जाएंगी। हम में से एक अंगीठी के पास बैठकर कुछ पढ़ना पसंद करेगा, या हो सकता है शामों में मिले गठिए या दिमागी थकावट का इलाज करना चाहेगा, जबकि दूसरा नित्य नृत्यों, थिएटरों और रात को देर तक चलने वाली भोजन पार्टियों के लिए पागल हो रहा होगा। नहीं मेरे प्रिय मित्र, अगर इसे जनवरी और मई ना भी माने तो इसे अक्टूबर और जून के आरंभ का मामला तो माना ही जा सकता है। मैं हमेशा वही रहूँगा थियो, जो तुम चाहोगी मैं वही करूँगा। अगर तुम चाहोगी। नहीं, आप नहीं करेंगे। आप अब ऐसा सोचते हैं कि आप कर लेंगे, पर आप कर नहीं पाएंगे।
कृपया मुझे दोबारा ये बात मत कहने दीजिए। कप्तान हार चुका था। उसने उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ी उसी रात पकड़ ली। अगली शाम वे अपने कमरे में वापस पहुंच चुका था। वे रात के भोजन के लिए कपड़े बदल रहा था और बो में सफ़ेद टाई बांध रहा था। उसी क्षण वे एक उदास स्वागत भाषण में लीन था। अपने सिर की कसम, लगता है थियो ठीक ही कहती है। कोई आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वे बेहद जवान और खूबसूरत है। वे बड़े खुले मन से भी हिसाब लगाया जाए तो भी वे 28 से कम की तो क्या होगी। और कप्तान, आप जानते ही हैं, केवल 19 का था और उसे अपनी तलवार निकालने की भी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिवा एक बार की। वे भी उसने चाटानुगा के परेड ग्राउंड में निकाली थी। कह सकते हैं कि स्पेनिश अमरीकी युद्ध की ओर बढ़ने में वे उसकी आखिरी सीमा थी। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी। तो लीजिए सुनिए ओ हेनरी द्वारा लिखी गई एक और कहानी जिसका नाम है आखिरी पत्ता। ये एक भावनात्मक कहानी है दो सहेलियों और एक चित्रकार के बारे में। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला था जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई थी। ये बस्तियां बिना किसी तरबीब के बिखरी हुई थी। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती थी। इस सड़क के संबंध में कलाकार के मन में अमूल्य संभावना पैदा हुई कि यदि कागज़, रंग और कैनवस का कोई व्यापारी यहाँ तकादा करने आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से ही मुठभेड़ हो जाए और उसे एक पैसा वसूल किए बिना ही वापस लौटना पड़े। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच ग्राम नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर एकत्रित होने लगे। वे सबके सब उत्तर दिशा में खिड़कियाँ, 18वीं सदी की मेहराबें, छत के कमरे और सस्ते किरायों की तलाश में थे। वे बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लौटे और टीन की तश्तरियाँ खरीद लाए और गृहस्थी बसा ली। एक नीचे से मकान की तीसरी मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का जन्म हो गया। ये बात मई के महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था, परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया था, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का इस भीमकाय फुफकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था। फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वे बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आना है, और वह भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती तो वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं। तो उनका इलाज धनवंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि वह अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। चित्र? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो जाए, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू के डंक की सी चुभती आवाज में सू बोली, नौजवान? पुरुष? प्रेम? छोड़ो भी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे मुमकिन है मैं उसे किए बिना नहीं छोड़ूंगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है।
अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वे अगली सर्दियों में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे, तो उसके जीने की संभावना कम से कम दूनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने के काबिल कर दिए। फिर कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वे सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती हुई पड़ी थी। सू तख्ते पर कागज लगाकर किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती हैं, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं की कहानियां लिखनी पड़ती हैं। ज्यों ही सू एक घुड़सवार जैसी ब्रीजेस पहने, एक आंख का चश्मा लगाए, किसी इडाहो के गडरिये के चित्र की रेखाएं बनाने लगी, उसे एक धीमी आवाज़ अनेक बार दोहराती सी सुनाई दी। वह शीघ्र ही बीमार के बिस्तरे के पास गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी। वे खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वे उल्टा जप रही थी, जैसे 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10, 9, उसके बाद 8, 7। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहाँ गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक, 20 फीट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐंठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शीशिर की ठंडी सांसों ने उसकी शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उखड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या है जॉन्सी? अत्यंत धीमे स्वरों में जॉन्सी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहाँ करीब 100 था। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता है। लो, एक और गिरी, अब बची सिर्फ 5। 5 क्या? क्या 5? पत्तियाँ, उस बेल की पत्तियाँ। जिस वक्त आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की। ओह, कितनी बेवकूफ़ लड़की है, मैंने आज तक नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार किया करती है, क्यों? बदमाश, अपनी बेवकूफ़ी बंद कर। अभी सुबह ही डॉक्टर ने बताया है कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना। ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था संभावना रुपए में 14 आना है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं, तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं रहती। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि उसे संपादक महोदय के हाथों बेचकर वे अपनी बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए शोरबा लाने की ज़रूरत नहीं। वह एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की ज़रूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूँ, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी जॉन्सी, तुझे प्रतिज्ञा करनी होगी। तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती रहूं खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक ये तस्वीर पहुंचानी है। मुझे रोशनी की ज़रूरत है, वरना मैं अभी खिड़की बंद कर देती। क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? नहीं, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखते देना नहीं चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफ़ेद जॉन्सी अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, काम ख़त्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 चली जाना चाहती हूँ। तू सोने की कोशिश कर। मैं खान में मजदूर का मॉडल बनने के लिए उस बहरामन को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई।
जब तक मैं नहीं लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बहरामन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वह भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम होती थी। बहरामन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वे साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी नहीं छू सका था। वह हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि ये उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर कभी भी वैसा बन नहीं पाता। इधर कई वर्षों से उसने व्यवसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय ये धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वे आजकल अपना पेट भरता था। वह ज़रूरत से ज़्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता जिसके सपने वे संजोता था। सू ने बहरामन को उसके अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वे कोरा कैनवस पड़ा था जो उसकी उत्कृष्ट कलाकृति की पहली रेखा का अंकन पाने की 25 वर्षों से बाट जो रहा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर ढीली हो जाएगी। बूढ़े बहरामन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वह बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? बेचारी जॉन्सी, सू ने कहा। फिर बीमारी से बहुत कमज़ोर हो गई है और बुखार के कारण उसके दिमाग में ऐसी अजीबोगरीब कुलसित कल्पनाएं जाग उठी हैं। अच्छा बूढ़े बहरामन, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो। हो तो तुम आखिर उल्लू के पट्टे ही। बहरामन चलाया, तू तो लड़की की लड़की ही रही। किसने कहा मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। आधे घंटे से यही तो चीख रहा हूँ, भाई चलता हूँ चलता हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, ये जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूँगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे, समझी? जब वे लोग ऊपर पहुँचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बहरामन को दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बहरामन को बिठाया गया, जिससे वे चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन जाए। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंख खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं बाहर देखना चाहती हूँ। विवश होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन ये क्या? रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल पर एक पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका के लिए पीली पीली वे पत्ती जमीन से कोई 20 फुट ऊंचाई पर अभी तक अपनी डाली से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था ये रात में ज़रूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज़ भी सुनी। खैर कोई बात नहीं, ये आज गिर ही जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल? अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल कर, मैं क्या करूंगी? पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु ये आत्मा है। जब वे अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, ज्यों ज्यों संसार और मित्रता से बांधने वाली जॉन्सी के बंधन ढीले पड़ते जा रहे थे, त्यों त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक जोर से जकड़ना शुरू कर दिया था। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वह पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आई।
रोशनी होते ही निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया, पर्दे उठा दिए जाएं। बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। सू, मैं बहुत खराब लड़की हूँ। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे ये बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ। इस तरह मरना तो पाप है। ला, मुझे थोड़ा सा शोरबा दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर ला दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे ज़रा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिए लगा दे, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटे बाद वे बोली, सू, मुझे लगता है मैं कभी ना कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र ज़रूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कामते हाथ को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है। अगर परिचर्या अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी। और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या नाम है उसका? हाँ, बहरामन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया उसे भी। अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा आदमी है। झपट जोर की लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहाँ आराम ज़्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है। तुम्हारी जीत हुई। अब तो सिर्फ पथ्य और देखभाल की ज़रूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वे नीली उनका एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बात सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बहरामन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वे सिर्फ 2 रोज़ बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहाँ तक कि जूते भी पूरी तरह भीगे हुए थे और बर्फ़ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वे गया कहाँ था, लेकिन उसके कमरे में एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। ज़रा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वे पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सखी, यही बहरामन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात को उसने उसका निर्माण किया था।